वेलकम टू क्लास 7 हिस्ट्री क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 द दिल्ली सुल्तान। सुल्तान मीन्स होता है मुस्लिम किंग। तो चैप्टर 2 में हमने देखा कि अनेक ऐसे राज्य जैसे कि कावेरी डेल्टा, तो वहां पर बड़े बड़े किंगडम्स का सेंटर पॉइंट बन चुका था, मीन्स कि वहां उसकी कैपिटल थी। लेकिन आपने ये अक्सर ध्यान दिया होगा कि कहीं भी कोई ऐसा किंगडम नहीं था जिसकी कैपिटल दिल्ली हो। तो ऐसा इसलिए था कि दिल्ली 12th सेंचुरी तक कोई इंपॉर्टेंट सिटी नहीं था, मतलब कि छोटा मोटा शहर रहा होगा। तो अब हमें क्या करना है कि हमें आगे देखना है। तो दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर तोमर राजपूत। तो दिल्ली सबसे पहले तोमर राजपूत के अंडर में कैपिटल बनी। तो हु वाज डिफीटेड, तो बाद में क्या किया कि जो तोमर वहां पे वंश था, तो उनको एक चौहान जो सबसे पहले चहामनाज बोले जाते थे, वो अजमेर में रहा करते थे, तो वो वहां पर आए तो उन्होंने तोमर को हराया। तो बाद में क्या किया कि चौहान और तोमर दोनों इकट्ठे दिल्ली में रहने लगे। तो दिल्ली क्या बन गई कि एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन गई। कमर्शियल सेंटर मीन्स कि एक व्यावसायिक केंद्र जहाँ पर बिजनेस हुआ करते थे, बड़े बड़े रिच मर्चेंट रहा करते थे। तो बड़े बड़े जो रिच मर्चेंट, जैन मर्चेंट थे, उन्होंने दिल्ली में क्या किया कि बड़े बड़े मंदिरों का कंस्ट्रक्शन करवाया, बनवाए। और एक स्पेशल टाइप के कॉइन्स थे जिन्हें कि दिल्लीवाल बोला जाता था, क्योंकि दिल्ली में रहने की वजह से दिल्लीवाल। तो वो कॉइन्स को उन्होंने मढ़ा, को मिंट मीन्स होता है मढ़ा, तो वहां पर वो वाइड सर्कुलेशन में थे, मीन्स के काफी प्रचलन में थे वो सिक्के। कैपिटल में कन्वर्ट हुई तो उसने इस सब कॉन्टिनेंट के अनेकों एरिया में यहाँ वहाँ फैले हुए उस पर अपना कंट्रोल जमाया। और जब उसने ऐसा किया तो उसकी तब ये शुरू हुई थी दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन के साथ। सल्तनत मीन्स की वहाँ सुल्तानों का वहाँ पे राज हो गया था, और ये शुरू हुई थी 13th सेंचुरी की स्टार्टिंग में। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पे एक टेबल दी है नेक्स्ट पेज में, इसको हम थोड़ा सा बाद में देखते हैं। तो दिल्ली सुल्तान ने क्या किया कि दिल्ली में जगह जगह अनेकों शहर बनाए। तो आज ये सारे शहर मिल करके क्या बनाते हैं, एक महानगर दिल्ली बनाते हैं। तो जैसे कि वो छोटे छोटे शहर जो उन्होंने बनाए थे दिल्ली सुल्तान ने, उनमें से थे कि दिल्ली खोना, सीरी और जहांपना। तो यहाँ पर मैप है, हम मैप में देखते हैं। तो ये है वहाँ पर एक, ये है जहांपना, ये है सीरी और ये है दिल्ली खना। तो दिल्ली कहना मतलब कि ये 3 शहर हैं, और भी अनेकों शहर बनाए थे तो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है उनमें। तो अब हम चलते हैं ये नेक्स्ट पेज की तरफ, जहाँ पर ये बता रहे थे कि एक टेबल है। तो दिल्ली के जो रूलर्स हैं यानी कि जो शासक हैं उनके टेबल हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर राजपूत डायनेस्टीज थी, तो पहले उनमें तोमर थे। तो तोमर के जो अनंगपाल हैं, जिन्होंने की सबसे पहले दिल्ली को क्या बनाया, कैपिटल बनाया अपना। तो इनको हराया ये अजमेर की चहामनाज ने, जिनको कि चौहान बोला जाता था, पृथ्वीराज चौहान उसमें से इंपॉर्टेंट थे। हाँ, इसमें है ये पृथ्वीराज चौहान, जो कि मोहम्मद गौरी के हाथों मारे गए थे। तो उसके बाद यहाँ पर मुगल का साम्राज्य रहा, तो मुगल सुल्तान। तो उनमें से थे 5 ऐसे डायनेस्टीज थी जिन्होंने की सल्तनत को स्टेबलाइज किया। तो उसमें ये 5 थे। तो सबसे पहले उसमें ये थे टर्कीज, ठीक है, टर्कीज थे पहले। फिर यहाँ पे आए थे वो खलजी, ठीक है, सॉरी, सबसे पहले थे टर्कीज, फिर आए थे यहाँ पे खलजी, फिर आए थे यहाँ पे तुगलक, फिर आए थे यहाँ पे शायद, फिर आए थे लोधी। तो आपको इस तरीके से 5 डायनेस्टीज के बारे में बताना है। 5 डायनेस्टीज को आप कैसे याद रखोगे, तो ये है टिकट, शायद, लोधी, ठीक है। तो टिकट का मतलब ये है कि ये टर्कीज, ठीक है, ये हो गया खलजी, और ये हो गया हमारा तुगलक, ये शायद, और ये है लोधी। तो ये 5 मुगल डायनेस्टीज थी जिन्होंने की मुगल सल्तनत की वहाँ पे रचना की, मतलब वहाँ पे उनको मुगल सल्तनत को स्टेबलाइज किया। अब हम आगे देखते हैं कि फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान। हम दिल्ली सुल्तान के बारे में जानेंगे। ऑल्दो इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हम तो ये जानते हैं कि जब पास्ट के बारे में जो हिस्ट्रियन वो क्या करते हैं कि खोज करते हैं, तो इन्हीं के थ्रू, उन सोर्सेस के थ्रू, जैसे कि इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स और आर्किटेक्चर, इनकी भवन निर्माण, ठीक है, तो उन्हीं से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो लेकिन उतने ही इम्पोर्टेंट एक और बात है, वो है उनकी हिस्ट्री, यानी कि उनके इतिहास। तो वो क्या थे कि एक होता है ना कि ये तारीख, और इसको प्लुरल फॉर्म में बोला जाता है तवारीख। तो ये क्या था कि पर्शियन लैंग्वेज, यानी कि फारसी बोला जाता है इसको हिंदी में, फारसी भाषा में लिखी हुई, मतलब इस लैंग्वेज में लिखी हुई थी कि दिल्ली सुल्तान का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। एडमिनिस्ट्रेशन मीन कि उनकी शासन व्यवस्था, ठीक है। तो ये तारीख और तवारीख शासन व्यवस्था ही है जो कि लिखी गई है फारसी लैंग्वेज में। तो यहाँ पर देखिए ये कागज बना रहे हैं, ठीक है। कागज मीन्स कि उस टाइम उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता था। तो ये कितना टफ होता होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा।
तो ये कागज को पहले प्रिपेयर कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, ये सेकंड में उनको लिख रहे हैं। तो जब कागज पे उन्होंने लिख लिया तो क्या होता है कि कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स या फिर कुछ पैसेज लाइन जो इंपॉर्टेंट होती हैं तो उनको सोने से डेकोरेट में हाईलाइट किया जाता था। तो यहाँ पे ये देखो सोने को गला रहे हैं तो उस पर वो हाईलाइट कर रहे हैं कुछ वर्ड्स को। और जब ये पूरे काम हो जाता है तो उसकी बाइंडिंग की जाती है। तवारीख मीन्स उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो होता था पर्शियन लैंग्वेज में लिखा जाता था उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके ऑथर्स होते थे कुछ लर्नड मैन। लर्नड मीन्स कि काफ़ी शिक्षित आदमी होते थे, जैसे कि वहाँ के सचिव होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर जो यहाँ वहाँ की प्रशासन व्यवस्था संभालते हैं। पोइट्स कवि होते थे और कॉर्टियस दरबारी। तो वो क्या करते थे कि वो सिर्फ तवारीख ही नहीं लिखते थे बल्कि जो घटनाएं वहाँ पर होती थी उन जमाने में तो उसको भी वो वर्णित किया करते थे, बताते थे। और साथ ही साथ जो रूलर्स इनके शासकों को एडवाइस भी किया करते थे कि हमें शासन किस तरीके से चलाना है। ठीक है, क्योंकि कई नए नए किंग्स भी होते हैं तो उन्हें उतनी नॉलेज नहीं होती, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। तो यही लोग क्या होते हैं कि जो लर्न मैन होते हैं वही उन्हें एडवाइस देते हैं। तो उन्हीं के एडवाइस पर ही वो किंग अपना राज्य चलाता है। तो साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी ध्यान रखा कि हमें न्यायपूर्वक जो है राज करना चाहिए उन शासकों के लिए, क्योंकि न्यायपूर्वक जब वो राज्य करेंगे तो उसकी इम्पोर्टेंस के लिए जोर दिया। ठीक है, एम्फेसाइज मीन कि जोर दिया कि न्यायपूर्वक जो शासन करेंगे तभी प्रजा में जो है सुख शांति बनी रहेगी। द सर्किल ऑफ जस्टिस, जस्टिस मीन्स होता है न्याय, सर्किल मीन्स उसका केंद्र। ठीक है, तो जस्टिस का केंद्र। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है, फक्र ई मुदव्विर। तो फक्र ई ये क्या है, मुदव्विर ने क्या किया कि लिखा है, ये है 13th सेंचुरी में उन्होंने लिखा। तो उन्होंने क्या लिखा कि किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर। तो एक राजा जो है बिना सिपाहियों के नहीं रह सकता है, ऑब्वियस सी बात है। एंड सोल्जर कैन नॉट लाइव विदाउट सैलरी। और सोल्जर तब तक नहीं सर्वाइव कर पाएगा जब तक उसको पैसे नहीं मिलते हैं, सैलरी। और सैलरी आती है रेवेन्यू से, जो कि कृषक से ली जाती है। रेवेन्यू मीन्स के राजस्व कर, ठीक है, टैक्सेस। तो लेकिन जब कृषक कहाँ से देगा रेवेन्यू, कृषक तभी तो देगा जब वो खुद धनी होगा, जब खुश होगा। और कृषक की खुशी तभी होगी, मैं कहती ये तभी पॉसिबल हो पाएगा कि जबकि राजा क्या करके एक न्याय व्यवस्था को मतलब न्यायिक ढंग से अपने प्रशासन को चलाएगा, उसको बढ़ावा देगा न्यायिक तरीके से, और जो है वो ईमानदार रहेगा अपनी प्रजा के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ पर देखिए कीप द फॉलोइंग एडिशन। और साथ ही साथ हमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें अपने माइंड में रखनी है, यानी कि पास्ट के बारे में थोड़ा सा सेंसिटिव होना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कीप ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल इन माइंड। द ऑथर ऑफ तवारीख के जो ऑथर थे तो वो तो क्या करते थे कि सिटीज में रहा करते थे राजा के आसपास, जैसे कि मेनली दिल्ली में। दो हार्डली एवर इन विलेज, मतलब विलेजेस मतलब गाँव में शायद ही कभी रहते हों, वो शहरों में ही रहा करते थे। तो दे ऑफन थ्रू देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड। तो उनको वो क्या करते थे कि वो थोड़ा सा चापलूस नेचर के हुआ करते थे। तो उनको ऐसा लगता था कि अगर हम मतलब सुल्तान के बारे में कुछ लिखेंगे, उनकी तारीफें करेंगे कि तो हमें अच्छा इनाम देंगे, हमें पैसा पाए देंगे। तो दीज ऑथर एडवाइस रूलर ऑफ द नीड ऑफ प्रिजर्व। और साथ ही साथ वो ऑथर क्या करते थे कि राजा को एडवाइस भी क्या करते थे कि उन्हें किस तरीके से प्रशासन चलाना है। और प्रशासन को इस बेसिस पे मानते थे कि इसमें बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शंस होते हैं ना। जेंडर डिस्टिंक्शन मीन्स है कि इसमें मेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए फीमेल से, ऐसा उनका मानना था। तो वो ये मानते थे कि जो फीमेल होती हैं वो मेल की सबॉर्डिनेट होती हैं, मीन्स कि उसके अधीन होती हैं। ठीक है, और बर्थ राइट ये होता है कि जन्मसिद्ध अधिकार। माना कि कोई अच्छी फैमिली में पैदा होता है तो चाहे वो उतना इंटेलिजेंट ना भी हो, बुद्धू हो, तो लेकिन फिर भी उसे प्रशासन व्यवस्था सौंप दी जाती थी। तो चाहे लेकिन उसके ठीक ऑपोजिट एक गरीब परिवार में चाहे कोई कितना टैलेंटेड और इंटेलिजेंट बच्चा भी हो तो उसे कुछ नहीं मानते थे वो। ठीक है, इसलिए बर्थ राइट का मतलब यही है कि जो कुलीन परिवार में हो तो उसी को ही प्रशासन की व्यवस्था सौंपने का जिम्मा था। तो वो क्या करते थे कि जो वो थे ना तवारीख के लेखक, तो वो राजा को यही सब मतलब इन्हीं टू बेसिस पर ही अपना जो समाज में वो होता है आदर्श समाज की स्थापना करना, तो वैसा एडवाइस किया करते थे कि उसी बेसिस पे वो बोलते थे कि प्रशासन चलाओ। ठीक है, तो इसी बेसिस पे यहाँ पर एक थोड़ा सा काफ़ी वो हुआ।
तो क्या हुआ कि 1236 में एक सुल्तान इल्तुतमिश थे, तो उनकी डॉटर थी रजिया, तो वो काफ़ी टैलेंटेड थी और काफ़ी ब्रेव भी थी। तो वो क्या हुई कि वो सुल्तान बन गई, मीन्स कि वो सुल्तान वो बन गई, वो गद्दी पर बैठ गई। वो गद्दी पर इसलिए बैठी कि क्योंकि उसके भाई तो है वो तो काबिल नहीं थे, तो काबिल नहीं थे, लेकिन उसको स्त्री होने की सजा मिल गई। तो उसने क्या हुआ कि एक मिहांजी सिराज है, तो उन्होंने क्या किया कि उस युग के जो क्रॉनिकलर थे, मीन्स कि वहाँ पे इतिहासकार थे, तो उन्होंने पहचान लिया था, यानी कि ये एक्सेप्ट किया था कि वो जो है काफ़ी एबल है, मीन्स कि उस लायक है और काफ़ी क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है, समझदार है अपने और भाइयों के कंपैरिजन में। बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग ए क्वीन एज रूलर, लेकिन फिर भी इतना उसके गुणों को जानने होते हुए भी वो मिहांजी सिराज कंफर्टेबल नहीं था कि वो एक रूलर है, मीन कि वो एक शासिका है, ठीक है। और साथ ही साथ और नोबल्स भी, मीन्स कि और दरबारी लोग भी उससे खुश नहीं थे कि वो आखिर वो इतनी स्वतंत्रता से अपने आप को कैसे ये रूल करने का कोशिश कर रही है, ठीक है। माने कि उसको तो मर्दों के अधीन होना चाहिए था, वो औरत है। तो सी वो इसलिए बेचारी को सी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240, तो उसके ठीक 4 साल बाद यानी कि 1236 में वो थ्रोन पर बैठी। थ्रोन मीन्स होता है कि सिंहासन, वहाँ पर बैठी और उसके ठीक 4 साल बाद उन लोगों ने उसको 1240 में हटा दिया, जबकि वो काफ़ी ब्रेव थी, ठीक है, और काफ़ी क्वालिटीज़ भी थी उसमें। तो वॉट मिहांजी सिराज थॉट अबाउट रजिया, ठीक है। तो वो रजिया सुल्तान, तो उसके बारे में उसके क्या विचार थे मिहांजी सिराज के, वो यहाँ पर उन्होंने बताया है। तो मिहांजी सिराज थॉट दैट क्वींस रूलर वर अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड। तो वो ये मानते थे कि भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में जो क्वीन का शासन था, तो वो क्या था कि जो हमारे आदर्श सामाजिक जो व्यवस्था है उसके अगेंस्ट है, ठीक है, यानी कि मर्दों को ही होना चाहिए किंग। तो इन विच जिसमें विमेन वर सपोज टू बी सबॉर्डिनेट टू मैन, क्योंकि उस भगवान के बनाए हुए आदर्श समाज व्यवस्था में तो ये होना चाहिए कि विमेन को क्या होना चाहिए, मर्द के अधीन होना चाहिए। ही देयरफॉर आस्क्ड, फिर उसने कहा कि इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मेन, यानी कि गॉड के ने बनाई हुई रजिस्टर में, ठीक है, मतलब गॉड बोलते हैं ना कि वो हमारा भविष्य गढ़ते हैं, हमें ही पूरा उन्होंने ही किया है। तो उनके बनाए हुए जो रजिस्टर में लेखा जोखा होता है, तो उसमें ये बताया गया है कि उसमें क्या है कि वो उसका ब्यौरा, ठीक है, उसका ब्यौरा मर्दों की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। तो हाउ डिड शी गेन ऑल फ्रॉम हर एक्सलेंट क्वालिटी, तो फिर भी उसको ये एक्सलेंट वो कैसे मिली, मीन्स कि अगर उसको इसके पास इतनी एक्सलेंट क्वालिटी थी, इतने बढ़िया गुण थे, फिर भी उसको क्या मिल गया, ठीक है, मतलब ऐसे बता रहे हैं उसके बारे में। और ठीक इसके ऑपोजिट क्या हुआ कि अभी उसी के बारे में बता रहे हैं, वो बाद में बताएंगे कि ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स रजिया मेंशन दैट शी वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। तो अपने जो इंस्क्रिप्शन जिसको शिलालेख बोला जाता है और कॉइन्स में वो रजिया क्या मेंशन करवाती थी, क्या लिखवाती थी कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है, ठीक है। दिस वॉज इन कंट्रास्ट, और ठीक उसके ऑपोजिट क्या हुआ कि एक आंध्र प्रदेश की है जो कि सुल्तान नहीं, वो है वो नीचे क्वीन रुद्रमा देवी, ठीक है। तो क्वीन रुद्रमा देवी क्या करती थी कि वो सबसे पहले देख लेते कहाँ की थी, वह है मॉडर्न आंध्र प्रदेश के वरंगल की थी और उनका वंश था काकतीय वंश, ठीक है। मतलब फिर से बता देते हैं, ये आंध्र प्रदेश की थी, वरंगल नाम की एक जगह की, उनका वंशज का नाम था काकतीय, ठीक है। काकतीय वंश की थी वो रुद्रमा देवी। तो रुद्रमा देवी ने क्या किया कि इंस्क्रिप्शन में जब अपना नाम लिखाया तो उसने अपना नाम मर्दों जैसा लिखाया, ठीक है, उसने ये प्रिटेंड किया कि वो मर्द है। तो एक दूसरी क्वीन थी दीदा, जिसने कि कश्मीर में रूल किया था 980 से 1003 तक, ठीक है। तो उसका जो टाइटल है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मीन्स कि दीदा, जो कि दीदी से आया है, दीदी मीन्स कि एल्डर सिस्टर। तो ऑब्वियसली कि वहाँ उन्होंने अपनी ये प्यारी रानी को इसलिए वो नाम दिया क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है। तो ये अफेक्शनेट टर्म है, मीन्स कि एक प्यारा सा टर्म है ये। तो आपको भी थोड़ा सा ये बताना है कि एक्सप्रेस मिहांज आइडिया इन योर ओन, अपने शब्दों में बताना है कि जो मिहांजी क्या है, मिहांजी सिराज के आइडियाज हैं, विचार हैं। तो क्या तुम्हें लगता है कि रजिया के विचार भी उसमें एक जैसे होंगे, शेयर्ड मीन्स एक जैसे होंगे उसके विचार? ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, ठीक है। तो गैरिसन टाउन से एम्पायर तक वो कैसे फैले, द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। सल्तनत मीन्स होता है कि सुल्तान का जो किंगडम होता है ना, तो उसको बोला जाता है सल्तनत, इसको हिंदी में बोलते हैं सल्तनत।
तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जितने जगह में ये है तो यहाँ यहाँ वो फैले हुए हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इन द अर्ली 13th सेंचुरी फॉर कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान रियली वेंट बियॉन्ड द हेवीली फोर्टिफाइड टाउन ऑक्युपाइड बाय गैरिसन। तो क्या होता था कि जब जैसे जगह जगह पे वो लोग रहा करते थे, तो बीच में वो मतलब उनकी सैन्य टुकड़ी रहा करती थी, तो उसके चारों तरफ में बड़े बड़े किले थे। ठीक है, इस तरीके से बड़े बड़े किले, तो वो उतने बड़े बड़े किले थे कि उसके बियॉन्ड वो शायद ही कभी जा पाते थे। ठीक है, क्योंकि बाहर भी लोग उनको आने नहीं देते होंगे या कुछ और भी रीजन रहता होगा, तो उसके बाहर वो नहीं जा पाते थे। तो उसके बाहर जो खेती या फिर जो इनलैंड जो हिंटरलैंड होता था, मीन्स कि उसे भीतरी प्रदेश होता है जहाँ से फूड सप्लाई हमें मिलती है और भी सामान मिलता है, तो वहाँ पर उनका हक नहीं था। तो जहाँ उनका हक नहीं हुआ, कंट्रोल नहीं होगा, तो वहाँ से उनको सामान कैसे मिलेगा। तो उन्होंने अपने जीविका चलाने के लिए क्या करना पड़ता था, अपने व्यवसाय पर या फिर जो कोई उन्हें गिफ्ट वगैरह दे देता था, भेंट या फिर प्लंडर, यानी कि अगर नहीं होता था तो लूटपाट कर लिया करते थे सुल्तान लोग। ठीक है, तो द सुल्तान सेल्डम, हाँ ये तो बता दिया। सेल्डम मीन्स होता है कि कभी कभी, मतलब बहुत ही रेयर। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। फोर्टिफाइड, फोर्ट मीन्स होता है कि बहुत ज़्यादा बड़े किले होते हैं, तो ये किसी पैलेस के चारों तरफ होते हैं, ये सुरक्षा के लिए होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पे सैन्य टुकड़ी हमेशा विराजमान होती हैं उनकी रक्षा करने के लिए, तो जिससे कि बाहरी आक्रमणकर्ता वहाँ पे इजीली आ नहीं पाते हैं। तो क्या हुआ कि कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध, तो दिल्ली उनके जो गैरिसन टाउन थे उनके अपने ही थे, ये मुगल सुल्तान लोगों के। तो गैरिसन टाउन जो और भी एरिया में थे, जैसे कि बंगाल में है, सिंध में है, तो दिल्ली से काफ़ी दूर थे, तो इसलिए वहाँ पर उनका कंट्रोल हो पाना मुश्किल था। दिल्ली उनका सेंटर पॉइंट था ना। तो क्या होता था कि जब रबेलियन मीन्स जब विद्रोह और जब वॉर लड़ाई हुआ करती थी, या फिर बैड वेदर में भी, तो वहाँ पे क्या होता था कि जो कम्युनिकेशन मीन्स कि उनके संपर्क का जो भी साधन था वो फ्रेजाइल हो जाता था, मीन्स कि वो भी थोड़ा सा टूट फूट जाता था, ढंग से वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं कर पाते थे। और साथ ही साथ कि जो दिल्ली की अथॉरिटी थी उसको हमेशा वो थे अफगानिस्तान के ये मंगोल है आक्रमण करता, तो उनकी नज़र भी उन पे थी, वो भी अपने सिंह पहने किए हुए थे कि कब वो हम उन पर आक्रमण करें। ठीक है, तो वो हमेशा उनको क्या करते थे कि उनको चैलेंज किए रहते थे। ठीक है, अब और साथ ही साथ वहाँ पे कुछ और भी लोग थे, जैसे कि वो थे गवर्नर्स, मीन्स कि गवर्नर्स मतलब ये समझ लो कि सरदार। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे कि दिल्ली सल्तनत की वीकनेस पर जब भी उनको लगता था कि ये थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहे हैं, कहीं पे कमजोर पड़ रहे हैं, तो क्या करते थे, वो विद्रोह करना शुरू कर देते थे। तो इसलिए क्या था कि वो उन लोगों को बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पा रहे थे। स्टार्टिंग की बात है ये। तो क्या हुआ कि द सल्तनत बेयरली सर्वाइव दी चैलेंजेस, तो इन चैलेंजेस के बीच में बड़ी मुश्किल से उस सल्तनत ने सर्वाइव किया। तो इस कंसोलिडेशन, लेकिन क्या हुआ कि बाद में ये थोड़ा सा मतलब पक्का हो गया, उसकी नींव पक्की हो गई। वो कब हुई, जब घियासुद्दीन बलबन, वो काफ़ी पावरफुल सुल्तान थे, तो जब वो राजा बने मतलब सुल्तान बने, तब वहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन में कि थोड़ा सा फिक्स हुआ, थोड़ी स्थिरता आई वहाँ पर दिल्ली में। एंड फर्दर, और फिर क्या हुआ कि उसके बाद जो अलाउद्दीन खलजी हैं और मोहम्मद तुगलक हैं, तो उन्होंने अपना जो राज्य का और ज़्यादा विस्तार किया। ठीक है, तो जब उन्होंने राज्य का विस्तार किया, तो उन्होंने पहले क्या करना था कि अनेक बैरियर यानी कि फ्रंटियर से लड़ना था। तो उनका जो फर्स्ट सेट था कैंपेन का, कैंपेन मीन्स होता है कि अभियान वो होता है कि जब कोई भी कार्य बड़े पैमाने पर बड़े एरिया में होता है तो उसे कैंपेन बोला जाता है, अभियान। तो इंटरनल फ्रंटियर में सबसे पहले उनका क्या काम था कि उस पर अपने पकड़ को मजबूत करना था। तो सल्तनत ने क्या किया कि जो हिंटरलैंड में उसको भीतरी प्रदेश थे, उनका कंसोलिडेशन किया, उसे मजबूत बनाया। और जब गैरिसन टाउन उगाई, तो वहाँ पर क्या था कि गैरिसन टाउन जब उन्होंने मतलब उनकी सीमा बढ़ाई, तो उस एरिया में जो भी जंगल वाला एरिया था उसे कटवाया गया, तो साफ करके वहाँ पर जमीन लायक कृषि लायक भूमि को बनाया गया। और ये हुआ था गंगा यमुना के मुहाने, गंगा यमुना के जो बीच का लैंड है जिसे दोआब बोला जाता है, तो उस एरिया में ये सब हुआ। तो बेचारे जो वहाँ पे हंटर गैदरर्स थे या फिर पास्टोरलिस्ट मीन्स होता है कि चरवाहे, तो उनको बेचारों को वहाँ से खदेड़ा गया। ठीक है, एक्सपायर मैंने कि उनको खदेड़ा गया अपने हैबिटेट से। हैबिटेट मीन्स कि उनके एनवायरनमेंट से और उनके जो लाइफ स्टाइल है वहाँ से उनको सब भगा दिया गया। द लैंड्स वर गिवन टू पेजेंट्स, और जो लैंड थी तो उसे कृषकों को दे दी गई, और एग्रीकल्चर कृषि करने के लिए उन्हें इंकरेज कर दिया गया।
तो न्यू क्या है कि एक होता फोर्ट, वो तो बड़ा किला होता है, और फोर्ट्रेसेस मीन कि छोटे छोटे किले, तो नए नए छोटे छोटे किले भी बनाए गए। तो गैरिसन टाउन पे टाउन बनाते गए, वो गैरिसन टाउन मीन्स कि वैसा टाउन 45 एरिया होता है, उसके अंदर क्या होते हैं कि सैनिक होते हैं, तो सैनिक और भी लोग होते हैं लेकिन उसके रक्षा के लिए होते हैं। तो वर स्टेबलाइज टू प्रोटेक्ट ट्रेड, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने अपना ट्रेड रूट बनाना था, बिजनेस वाला रास्ता बनाना था, और साथ ही साथ अपने जो रीजनल उस एरिया में जो बिजनेस होता है, ट्रेड होता है, उसको भी उन्होंने प्रमोट करना था, बढ़ावा देना था। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।